तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग के बारे में। इस लेक्चर में बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। क्या फ़र्क होता है रिंग और डिस्क में, इस लेक्चर में आज चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अक्षित और आप देख रहे हैं ASP ए मोमेंट विद साइंस। तो बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के बारे में। डिस्क क्या होती है? एक सर्कुलर डिस्क। रिंग के बारे में देखा था, कोई भी एक ऐसा सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो अंदर से ब्लैंक हो, सिर्फ उसकी बाउंड्री हो। जैसे हमने एक वो रबड़ देखा था कल। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क की। ये आपके पास है, ये एक सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर शेप में है और अंदर से बिल्कुल फिल है, सारी एम्प्टी नहीं है, आर पार नहीं जा सकते इसके। ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। ठीक है, इसको हमने कैसे रखा है? अगर मैंने ओवल शेप में बनाया तो इसका मतलब क्या है? मैंने इसको ऐसे रखा है। अगर सर्कुलर बनाता तो मैंने इसको ऐसे रखा होता। ठीक है, तो बात करते हैं अभी एक्सिस थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। वही सिंपल पहले वाला केस जैसे हमने उसमें लिया था ऐसे ही लेके चलेंगे, सिर्फ एक दो चीजों का फर्क आएगा। सबसे पहले अब इस केस में बताओ, आप लेंथ की बात होगी, सरकमफ्रेंस की बात होगी या एरिया की बात होगी? जब हम सर्कुलर डिस्क की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ सरकमफ्रेंस मायने नहीं रख रही, इसमें पूरा एरिया कवर हो रहा है। यानी कि मास जो है आपका वो सिर्फ सरकमफ्रेंस पे नहीं है, पूरे एरिया में फैला हुआ है इसका मास। तो हम कह सकते हैं कि इसका हमें क्या लेके चलना पड़ेगा? एरिया ऑफ डिस्क। तो एरिया ऑफ डिस्क क्या होगा? रेडियस आपके पास गिवन है r। अभी इसको भूल जाओ ये क्या चीज़ है, ये बाद में देखेंगे। रेडियस हमने मान लिया इस डिस्क की है r रेडियस। ठीक है, एरिया ऑफ डिस्क क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मास हमने मान लिया इसका मास है m। टोटल मास क्या है डिस्क का? m। तो इसके बाद क्या आ जाएगा? मास पर यूनिट एरिया। लास्ट क्लास में हमने क्या निकाला था? मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि जो मास था वो लेंथ पे बिखरा हुआ था, इस टाइम मास एरिया पे है। तो मास पर यूनिट एरिया। जो हमने लास्ट क्लास में मास पर यूनिट लेंथ निकाला था उसको हम लैम्डा के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से? लैम्डा। इसको हम बुलाते हैं सिग्मा। ठीक है, कैसे? सिग्मा। ये ऐसे लिखते हैं सिग्मा को, ऐसे करके। ठीक है, तो मास पर यूनिट एरिया क्या आ जाएगा? मास अपॉन एरिया, यानी कि m अपॉन पाई आर स्क्वायर। इतना क्लियर है? आगे देखो, अब बात आती है मेन। हमने उसमें क्या किया था? जब हमने सर्कुलर रिंग के बारे में बात की थी तो हमने उस रिंग को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया था और फिर हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया था, क्योंकि हमने देखा था कि ये जो पूरी रिंग है ऐसे छोटे छोटे एरिया से मिलके, ऐसी छोटी छोटी लेंथ से मिलके बनी हुई है। अगर इन लेंथ को जोड़ते चले जाएं तो पूरी रिंग बन जाएगी। अब आप सोचो कि इस डिस्क को हम कैसे तोड़ सकते हैं? ये डिस्क किन चीज़ों से, किन छोटी छोटी ऑब्जेक्ट से मिलके बनी है? अगर हम इसकी बात करें डिस्क की, ये पूरी डिस्क है, ये किन चीज़ों से मिलके बनी है? किन यूनिफॉर्म चीज़ों से? अगर हम मान लो एक स्क्वायर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर हम मान सकते हैं अपनी तरफ से कि छोटे छोटे स्क्वायर से मिलके बना है। ठीक है, ऐसे ही ट्रायंगल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे ट्रायंगल से मिलके बना है। ठीक है, ऐसा कुछ मान सकते हैं। ऐसा मानते हुए चले जाएं हम, आई बात समझ में? छोटे छोटे ट्रायंगल से मिलके बना है। अगर हम डिस्क की बात करें, सर्कुलर डिस्क की, यानी कि डिस्क जो ऐसी है, तो मान सकते हैं कि ये छोटे छोटे एक ऐसे रिंग्स हैं जो आपस में जुड़ रही हैं और इसको पूरे को कवर कर रही है। ऐसा कह सकते हैं हम। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्क है ना, ये छोटे छोटे ऐसे, ये एक एरिया है, दूसरा एरिया, फिर ये एरिया, फिर ये एरिया और ये ऐसे। मतलब ये जो छोटी छोटी एरिया है ना, इनको कवर कर करके इनको साथ जोड़ दें। पहले इसको रखें, इसके बाद इसको रखें, फिर इसको रखें। ऐसे बहुत सी रिंग्स को जब हम रख देंगे तो जोड़ के जब मिलेगा वो हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क आ जाएगी, है कि नहीं? तो हमने ऐसी ही कोई एक रिंग, जो ये रिंग बनाई है ना, ऐसी ही एक रैंडम कोई भी रिंग मान ली जो कि r रेडियस पे है। ठीक है, रैंडम डिस्क मान ली जो कि r रेडियस पे है और उसकी विड्थ कितनी है? dx। ये जो मैंने आपकी बनाई है ना, मैंने कोई भी मान लो ये चीज़ है, ये मैंने मान ली x डिस्टेंस पे है। ठीक है, और इसकी विड्थ है आपकी dx, ये इतनी। भाई ये इतनी जोड़ोगे तभी तो पूरी डिस्क बनेगी ना। इतनी क्लियर है बात? रेडियस कंप्लीट का आर था, हमने कोई भी एक रैंडम इसका एक टुकड़ा मान लिया x डिस्टेंस पे, x रेडियस पे, जिसकी विड्थ कितनी है? dx विड्थ है।
ठीक है, तो हमने लिखा क्या है, वही चीज लिखी है कि इमेजिन डिस्क इज मेड अप ऑफ मैनी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। कॉन्सेंट्रिक रिंग मतलब जो साथ लगती हुई रिंग्स हैं, छोटी छोटी रिंग्स जो अपने साथ जुड़ती हुई चली जा रही है। ऑफ रेडियस फ्रॉम 0 टू r। रेडियस कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, पहले ये छोटी सी रिंग ली, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर कंप्लीट, यानी कि रेडियस पहले 0 था, फिर थोड़ी सी बड़ी रेडियस की, फिर उससे बड़ी रेडियस की, फिर लास्ट में r रेडियस की रिंग। तो रेडियस कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से r तक। कितना क्लियर है। उसके बाद देखो, हम मान लेते हैं, अभी हमने देखा ना उसमें, तो लिखने के क्या लिखेंगे, हमने मान लिया लेट वन सच रिंग बी ऑफ रेडियस x। कोई भी x रेडियस की रिंग मान ली और उसकी विड्थ कितनी है, dx। अगर हमें कोई भी एक ऐसी चीज़ का एरिया निकालना है, ये एक मान लो आपके पास एक रिंग है, ठीक है, ये अंदर से ब्लैंक है, यहाँ से ब्लैंक है, ठीक है, सिर्फ ये चीज़ भरी हुई है इसकी, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सरकमफ्रेंस इसकी इनटू विड्थ, इसकी सरकमफ्रेंस यानी कि इसकी पूरे की लंबाई इनटू ये विड्थ कर देंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, हम मान लो इसके एरिया निकालना चाह रहे हैं, किसका, इस dx लेंथ का, इस dx विड्थ का। तो कैसे निकालेंगे, इसकी पूरे की सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी, 2 पाई इंटू रेडियस, रेडियस क्या है x, यानी कि 2 पाई x इंटू विड्थ, विड्थ क्या है dx इंटू dx। ये आ गया आपका एरिया। अब बात करते हैं मास ऑफ रिंग की। मास ऑफ रिंग कैसे निकालेंगे भाई, जो रिंग का एरिया आया है इनटू मास पर यूनिट एरिया। भाई एक यूनिट एरिया का मास पता लग गया, क्या हमारे पास गिवन एरिया का मास निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर एक की वैल्यू पता लग गई तो x की कोई भी वैल्यू अननोन है उसकी हम अपने आप निकाल सकते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा, इसका मास पर यूनिट एरिया कैसे निकालेंगे, पहले तो एरिया इसका क्या आया है, ये चीज़ आ गई एरिया, और मास पर यूनिट एरिया क्या है, ये हमने यहाँ से निकाला हुआ है। तो एरिया को मास पर यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। यहाँ से घट के क्या आ गया, ये आ गया आपका, इस छोटी सी ये जो डिस्क आई है ना, ये इसके अंदर जो इमेजिन की है इसका मास। अब कुछ मास है, इस सेंटर से डिस्टेंस है, तो हम मान सकते हैं कि इस छोटा सा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा। उस छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने क्या नाम दे दिया, डी। इस dx लेंथ का, इस dx विड्थ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या मान दिया, di, ठीक है। di इज इक्वल टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास क्या निकल के आया है, ये डिस्टेंस क्या है इसका यहाँ से x, यानी कि x का स्क्वायर। तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, 2 पाई mx dx अपॉन r स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब छोटी सी चीज़ पता लगी है, बड़े की तरफ मूव करना है तो किसकी हेल्प लेंगे, इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन लगा दो दोनों साइड, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। लिमिट का इसकी लगेगी, dx लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, यानी कि x की लिमिट लगेगी। x हमने कहाँ से कहाँ तक वेरी किया है, अभी तो x लिया है लेकिन कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, ये रिंग कहाँ से कहाँ तक है, x 0 से और x r तक। तो कहाँ से कहाँ लिमिट आ जाएगी, 0 से r। इंटीग्रेशन लगा दो, इस साइड में डी आई का क्या हो जाएगा, आई। कांस्टेंट देख लो बाहर क्या क्या है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है और रेडियस कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। बचा क्या अंदर, एक्स क्यूब डी एक्स 0 से r। एक्स क्यूब का अलग से हम एक इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या होता है, पावर में 1 ऐड करो और जो पावर आई है उसी से ही डिवाइड, यानी कि एक्स क्यूब है तो 3 में 1 ऐड करो 4 और 4 से ही डिवाइड, एक्स की पावर 4 अपॉन 4। अगला काम क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि r4 अपॉन 4 माइनस 0 रखेंगे तो 0। क्लियर है। तो इसका ये तो यूं का यूं आ गया, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, r की पावर 4 अपॉन 4। यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, देखो r की पावर 2 और r की पावर 4, तो 2 पावर बच जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से 4 ये हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, हाफ mr स्क्वायर। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा, ये जो रिजल्ट आया ना ये आपको याद करके रखने हैं। क्या पता लगा यहाँ से, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क आता है किस एक्सिस पे, जब एक्सिस को हम परपेंडिकुलर लेते हैं, यानी कि ये जो अगर डिस्क है तो हमें एक्सिस कैसे लेना पड़ेगा, ऐसे, इसके सेंटर के परपेंडिकुलर, ठीक है, उस केस में निकाल रहे हैं, यानी कि ये रिंग ऐसे मूव कर रही है, आ रहा है समझ में, इसके अलोंग ऐसे मूव कर रही है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आया है, हाफ mr स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया
अलोंग डायमीटर। बिल्कुल सेम वही केस जो हमने रिंग के केस में पढ़े थे, वही केसेस आएंगे। अब पहले एक्सिस कहाँ था, एक्सिस था आपका परपेंडिकुलर, अब निकाल रहे हैं अलोंग डायमीटर। ये देखो, ये मैंने ऐसे रख दी, मान लो ये है एक सर्कुलर डिस्क है। अब देखो, रिंग का जब केस बनाते थे, रिंग में तो हम बिल्कुल ऐसे बना देते थे। अब सर्कुलर डिस्क दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा एक लाइन और बना देनी है यहाँ पे, ये दिखाने के लिए एक 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये इसकी विड्थ है ना कुछ, ये विड्थ यहाँ पे दिखाई है, तो हमने इसको ऐसे रखा है, ठीक है। ये ए बी और सी डी क्या है, ये मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। ए बी और सी डी क्या है, ए बी ये एक डायमीटर के अलोंग लाइन है, सी डी ये एक डायमीटर हो गया, यानी कि या तो बॉडी इसके अलोंग घूम रही है, या तो यानी कि या तो बॉडी यूं घूम रही है, या फिर या बॉडी इसके अलोंग घूम रही है, यानी कि ये या फिर ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो अलोंग डायमीटर हमने निकालना है। ये हमने ऐसा कुछ डायग्राम बनाया है जिसमें कि ये ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। ये वाला एक्सिस कहाँ पे है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये वाला एक्सिस कहाँ पे होगा, ये पी क्यू ये ऐसे स्ट्राइक कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। पी क्यू कैसे स्ट्राइक कर रहा है, ऐसे, यानी कि ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, और ये चीज़ क्या है, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस मिल गए। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, थ्योरम फॉर परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम फॉर परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है, अगर आपके पास यूं रिंग रखी हुई है मान लो, और एक यहाँ पे एक एक्सिस आ रहा है, तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, यानी कि उस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, कौन सा परपेंडिकुलर है, आई पी क्यू, ये इसके परपेंडिकुलर है ना, तो आई पी क्यू किसके होगा, आई ए बी प्लस आई सी डी, ठीक है। तो आई पी क्यू क्या हो जाएगा, आई ए बी प्लस आई सी डी। आई ए बी और आई सी डी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर, दोनों ही डायमीटर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आई डी प्लस आई डी, 2ID आई पी क्यू के, तो आई डी किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ आई पी क्यू। और आई पी क्यू क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर, अभी अभी निकाला है, वो क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास रिजल्ट, 1/4 एम आर स्क्वायर। यानी कि सर्कुलर डिस्क के केस में जो आपको डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, 1/4 एम आर स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट हम जो केस लेंगे वो लेंगे सर्कुलर डिस्क के टेंजेंट जो एक्सिस हैं। वो टेंजेंट के भी 2 केस होते हैं, या तो टेंजेंट उसके प्लेन में हो सकता है या फिर टेंजेंट उसके परपेंडिकुलर। पहला केस ले रहे हैं हम जो टेंजेंट है, यानी कि ये यहाँ से निकलता हुआ एक एक्सिस है जो उसके प्लेन में है। प्लेन में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मैंने ये बिल्कुल सर्कल बनाया है, इसका मतलब क्या है, ये जो सर्कुलर डिस्क है वो ऐसे रखी हुई है, ठीक है। सर्कुलर डिस्क ऐसे रखी हुई है, उसके टेंजेंट क्या होता है, उसके ऐसे रेडियस के परपेंडिकुलर, यानी कि अगर यहाँ इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है तो ऐसे रख दो, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंट निकालना है तो इसको ऐसे रख दो, ठीक है। यहाँ पे निकालना है तो इसको ऐसे रख दो, ये होता है टेंजेंट। अगर हम इस सर्कुलर डिस्क की बात करें तो ये आपका इस पॉइंट पे मान लिया हमने ये टेंजेंट है, और ये इस एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व कर रही है, यानी कि कैसे मूव कर रही है, अगर ये टेंजेंट है तो ये ऐसे मूव कर रही है, आ रहा है समझ में, ये ऐसे चीज मूव कर रही है, ठीक है। हमने क्या लिया है, ये जो यहाँ पे टेंजेंट है वो दिमाग लगाओ किसके पैरेलल है, इसके इस डायमीटर के पैरेलल है। भाई ये जो डायमीटर है इसके पैरेलल है ना ये टेंजेंट, तो हमें क्या मतलब लगा, यहाँ से पैरेलल चीज का वर्ड नाम यूज हो रहा है ना, पैरेलल वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या लगा देंगे, थ्योरम फॉर पैरेलल एक्सिस। थ्योरम फॉर पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, अगर आपको किसी भी रैंडम एक एक्सिस पे एमओआई निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी कि रैंडम एक्सिस हमारा ये है, तो हम क्या लेंगे, एक ऐसा एक्सिस लेंगे जो कि सेंटर से गुजरता हो, सेंटर से पास करता हो, यानी कि ये एक्सिस हो गया, और जो कि इसके पैरेलल हो, यानी कि ये एक्सिस हमारे पास फिट है, ठीक है। तो आई सी डी इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई ए बी प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड रेडियस का, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, यानी कि एम आर स्क्वायर। आ रहा है इतना समझ में, देखो पहले भी अप्लाई किया था, अब भी फिर से अप्लाई कर रहे हैं, तो चीज़ें वही है सारी सेम। आई ए बी प्लस एम आर स्क्वायर, आई ए बी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर, तो आई डी लिख सकते हैं प्लस एम आर स्क्वायर। आई डी अभी अभी हमारे पास कितना आया है, 1/4 एम आर स्क्वायर, और ये कितना है एम आर स्क्वायर, तो 1/4 प्लस 1 एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 4, और 1 + 4 यानी कि 5/4, ठीक है। तो ये आ गया 5/4 एम आर स्क्वायर। ये आ गया आपका एक टेंजेंट जो कि इसके खुद के प्लेन में है, यानी कि
अगर ये इसका प्लेन है, यानी कि ये ब्लैक बोर्ड इसका प्लेन है, तो ये भी इसी प्लेन में रखा हुआ है। दूसरा केस लेंगे, ये प्लेन में ना होके ये ऐसे है, यानी कि ये टेंजेंट तो है, यानी कि इस पॉइंट पे ये टेंजेंट अभी भी है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर है। पहले टेंजेंट था ये ऐसे था, अब ये टेंजेंट ऐसे है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डिस्क को ऐसे रखेंगे और ये जो टेंजेंट लिया है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर है, अब ये इस वाले डायमीटर के पैरेलल तो होगा नहीं, तो किसके पैरेलल है, ये एक ऐसे एक्सिस के पैरेलल है जो कि सेंटर से पास हो रहा हो, यानी कि इसके सेंटर से पास आ रहा हो और इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर जो सेंटर से यहां से पास होकर इसके परपेंडिकुलर निकलेगा तो उसके पैरेलल हो जाएगा ये। यानी कि मैं आपसे कहूं कि ये दो एक्सिस, अब ये दो एक्सिस जो है वो पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि अगर ये मान लो सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, अब ये दो एक्सिस आपको पैरेलल दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ये वाला जो एक्सिस है ये कौन सा है, सेंटर से पास और उसके परपेंडिकुलर, यानी कि जो पहला केस पढ़ा था। तो अब ये किसके पैरेलल हो गया, इसका मतलब जो पहला केस पढ़ा था उसके पैरेलल हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से अगेन कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, पैरेलल एक्सिस की थ्योरम अप्लाई करो। तो क्या आ जाएगा, आई ए बी किसके इक्वल, आई पी क्यू प्लस एम आर स्क्वायर, यानी कि ये चीज। ठीक है, आई पी क्यू क्या है, पहला केस जो कि कितना आया था आपके पास, हाफ एम आर स्क्वायर, और ये कितना है एम आर स्क्वायर। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2 एम आर स्क्वायर। ये आ गया आपका इसका प्रूफ। अब आपके पास जितने भी केस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आई है, उसके केस में हम जो रेडियस ऑफ गायरेशन होती है अपनी, जो आप के से लिखते हो, उसको भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मान लो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर आया है, जो कि पहले केस में आया था, ठीक है, तो उस केस में मोमेंट ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है, तो क्या आ जाएगी, उसको रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन पे रेडियस ऑफ गायरेशन मान लो के है और इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले, तो क्या आ जाएगा, एम के स्क्वायर। भाई रेडियस ऑफ गायरेशन भी तो एक तरीके से रेडियस ही है ना, तो यहाँ पे वो रेडियस का काम करेगी। ऐसी रेडियस है जहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि उसका सारा मास कंसंट्रेटेड है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो कि एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका होगा। ठीक है, तो हम इसको एम के स्क्वायर के इक्वल लिखेंगे, तो एम से एम कैंसिल, आर के आपका क्या आ जाएगा, आर अपॉन रूट 2, यानी कि इसका अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे भी अंडर रूट, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। ठीक है, ये कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर मान लो आपको पूछ लिया जाए इस केस में, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ 1/4 एम आर स्क्वायर आ रहा है, तो उस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगी, m से m कैंसिल, इसको m के स्क्वायर के पुट कर दो, m से m कैंसिल, k की वैल्यू आ जाएगी r/√2। ऐसे ही इस केस में r की वैल्यू, k की वैल्यू √5/2r, और ऐसे ही इसमें √3/2r। ठीक है, ये आप कैसे निकाल सकते हो, सीधा m के स्क्वायर के इक्वल पुट करो, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। कई बार ये न्यूमेरिकल्स में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान ना रहे, तो आप ये चीज़ तो ध्यान रखनी ही रखनी है कि किस केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है। आपके एनसीईआरटी में भी लिस्ट गिवन है ये सारी, तो उसको तो रिमेंबर रखना ही है। एंड टाइम पे रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना पड़ जाए तो क्या करेंगे, इसके इक्वल पुट करो तो निकाल लो सीधा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने सर्कुलर डिस्क के बारे में कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अलग अलग टाइप की और बॉडीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि सिलेंड्रिकल हो गया, स्फेरिकल हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।